कमलनाथ जी ने 18 का बीमा के प्रीमियम जमा नहीं किया, बीमा कंपनी में 19 का नहीं किया, नाक जैसा बैठा था नाथ। और जैसे ही कमलनाथ हटा, शिवराज जी बने 8 दिन के अंदर 23 मार्च को शिवराज जी ने शपथ ली, 29 मार्च को 2200 करोड़ जमा किए, जिससे 3100 करोड़ किसानों के खातों में सीधे आए, 22 लाख किसानों। ट्रेनिंग, बैंड बजाने की ट्रेनिंग का कॉलेज कहाँ खोला? छिंदवाड़ा में। ढोर चलाने की ट्रेनिंग का कॉलेज कहाँ खोला? छिंदवाड़ा में। तो मैं अब कांग्रेसियों को एक सलाह दे रहा हूँ, पूरे कांग्रेसी इकट्ठे हो, तुम्हारी रोजगार की व्यवस्था कमलनाथ जी ने कर दी है। अब जाकर चुनाव के बाद 28 के 28 में भाजपा जीतेगी। पूरे कांग्रेसी इकट्ठे हो, वो छिंदवाड़ा जाओ और बैंड बजाओ, कमलनाथ के नेतृत्व में एक बैंड बजाने, ताकि रोजगार मिल जाएगा तुमको, ढोर चराओ। महाभारत में एक प्रसंग आता है और उस प्रसंग में शकुनी मामा ये कहता है कि जब हम जीत नहीं सके कहीं तो षड्यंत्र करके धोखा करके जीतो। और मैं समझता हूँ कि वही का वही वाकया आज मध्य प्रदेश में हुआ है कि 25 शिवराज इधर भी मामा है और 25 लोगों को जिस तरह से खरीद फरोख्त करके जनमत को खरीदने की कोशिश की गई है, इस सब का जवाब जनता देगी। उपचुनाव में बिगड़े बोल की बयान है। सवाल है, क्या ऐसे ही चुनावी नैया पार होने वाली है? एक दूसरे पर छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए नेताओं को गद्दार कहा गया, बिकाऊ का टैग लगाया गया। इस पर पलटवार भी हुआ और लगातार हो रहा है। मन में तकलीफ होती है, हमने कभी बिलो द बेल्ट, कभी कमर के नीचे बाहर नहीं गए। राजनीतिक मतभेद है, हम दुश्मन थोड़ी है कि हम गाली देने लगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, झूठ बोलते फिर रहे हैं, फिर कहते हैं कर्जा माफ करेंगे। कहा था 10 दिन में, हो गए 15 महीने और अब फिर कहने लगे कर्जा माफ करेंगे। अब ये झूठ की राजनीति पे गुस्सा आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अशालीन हो जाएं। मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, शब्दों का संयम होना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। आखिर कौन से मापदंड हम स्थापित करना चाहते हैं? प्रचार के दौरान नालायक की भी एंट्री हो चुकी है और इसका जवाब भी दिया जा चुका है। अब पौराणिक काल के प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा है। ना तो मुद्दों की बात हो रही है, ना ही समस्याओं की। वचन पत्र और संकल्प पत्र जारी होने वाले हैं, वोटरों तक ये पहुंचाए जाएंगे। मानो कह दिया हो, पढ़ लो। बाकी इनका भाषणों में जिक्र होगा, इसकी गारंटी नहीं है। भाषण होंगे तो नाकामी का ही जिक्र होगा। बयान देंगे तो एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले ही होंगे। एक दूसरे के वायरल वीडियो जारी करेंगे, शिकायतें करेंगे, पर असल मुद्दों की बात नहीं करेंगे। लगता है ऐसे ही चुनावी नैया पार होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बिगड़े बोल की बयार। कई बार ये बयार, ये हवा फिजाओं में, राजनीतिक फिजाओं में बह चुकी है और आप और हम बैठकर यहाँ बात भी कर चुके हैं। और अक्सर जब इस तरह का मसला आता है तो आप भी सोचते होंगे कि आखिर बात क्या होगी, क्या बात करेंगे। नहीं बोलना चाहिए, सब मानते हैं। शिवराज जी कह ही रहे थे कि हम दुश्मन थोड़ी हैं, गुस्सा आए भी अगर एक दूसरे को लेकर तो क्या भाषा की शालीनता छोड़ दें। लेकिन सवाल यह है कि मुद्दों पर क्यों बात नहीं होती? क्या इसके लिए विशुद्ध रूप से राजनीतिक दल या राजनेता ही जिम्मेदार हैं, या जनता भी मुद्दों की बात सुनना चाहती है? क्या जनता भी पूछती है कि आप ये सब क्यों बात कर रहे हैं? ये छोड़ दीजिए आपकी कौन क्या है, कैसा है, कौन कहाँ का पात्र है, नहीं है, किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। आप मुद्दों पर आइए ना। हमारे क्षेत्र में क्या करने वाले हैं? क्या सभा में इसको लेकर हुटिंग होती है कभी नेताओं की? साहब मैंने तो नहीं देखी, मुझे तो याद नहीं आता कि किसी सभा में हुटिंग हुई हो। तो क्या अर्थ लगाएं हम इसका? अब किसी नतीजे पर भी कूदना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि चलिए उस सभा में हम ये मान लें कि दोनों ही दलों के समर्थकों की ज़्यादा भीड़ होती है, इसीलिए हुटिंग जैसा कोई दृश्य नहीं होता। अपवाद स्वरूप कभी काले झंडे दिखा दिए, विरोध प्रदर्शन हो गया, पथराव की घटना हो गई। लेकिन कुल मिलाकर आप जो टेलीविज़न पर इस बातचीत को सुन रहे हैं, आप जो तमाम सभाएं राजनेताओं की सुनते हैं, आपके पास भी तो बहुत से फोरम हैं। क्या कॉमन मैन कभी बोलता है कि साहब मुद्दों पर बात करिए? क्या हमारे ऊपर पूरी झड़ी लग जाती है ट्विटर हैंडल पर हमारे कि साहब इस पर बात करनी है, आप ये मुद्दा सेट करिए? तो क्या हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आम आदमी गायब हो रहा है? सोशल मीडिया पर जो ट्रोलर्स हैं वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी हैं। वो बीजेपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं। तो सच है कहाँ सर? फिर तो हम ऐसे ही बहस करते रहेंगे और हम बड़ी खुशफहमी में रहेंगे कि हमने बड़ी गंभीर बात कर ली, इम्पैक्ट जीरो। कई बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि संजीदगी से बात हो,
क्योंकि बात संजीदगी से होगी तभी किसी नतीजे निष्कर्ष पर थोड़ा बहुत तो पहुंचा जा सकता है। इसीलिए मैंने लोगों को भी शुमार किया है, उन लोगों को जो राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं अपने वोटिंग राइट के ज़रिए। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन और राष्ट्रीय स्तर पर पैनलिस्ट डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ हैं कुणाल चौधरी जी, युवा नेता हैं, कांग्रेस के विधायक भी हैं युवा, वो भी हमारे साथ हैं। दोनों राजनेता संजीदगी से राजनीति करने के लिए पहचाने जाते हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सुशील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सुशील जी, आपका भी स्वागत। और एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ आऊँगा। किस तरह देखते हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए शरद जी, आपने मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया है कि वास्तव में शब्दों की मर्यादा जो है नेताओं को रखनी चाहिए। लेकिन नेता, देखिए क्या होता है कि जब जनता खुद उत्साहित नहीं होती है मुद्दों को लेकर, ये आप देखिए किसी सभा में यदि कोई नेता ये कहे कि हमने ये करवा दिया तो उसमें उतनी तालियां नहीं बजेगी कार्यकर्ताओं की, जितनी यदि किसी विरोधी पक्ष के नेता के बारे में कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लिया तो कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित होते हैं। ये परंपरा जो मध्य प्रदेश में विकसित हुई है, इसी के कारण आप देखिए कि हर चुनाव में कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हमको राजनेताओं से प्रेरणा समाज को मिलना चाहिए, वो प्रेरणा न देके वो अपशब्दों के माध्यम से या अमर्यादित भाषा के माध्यम से पता नहीं क्या दृश्य बनाना चाहते, उससे क्या फायदा होता है। और आपने बहुत सही बात की, अब जिम्मेदारी जनता की बनती है। जनता को सवाल उठाना चाहिए कि भाई आप मुद्दों की बात कीजिए, आप अपनी परफॉर्मेंस, आप अपने जो है कार्यों की बात कीजिए। आप नालायक शब्द का इस्तेमाल या कोई दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करके किसी नेता की गरिमा को कम नहीं कीजिए। आज आप बैठे, कल वो बैठेंगे, फिर परसों आप बैठेंगे। तो कुल मिला के जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मध्य प्रदेश की संस्कृति ये कभी नहीं रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये दबाव जनता की तरफ से ही आना चाहिए। आखिर मुद्दों पर बात करना किसी को उबासी लेने पर क्यों मजबूर कर सकता है? क्यों करना चाहिए उसको? क्योंकि वो तो जीवन बदलने की बात, तो जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वही होना चाहिए। मुद्दा कोई, अगर किसी सभा में कोई नेता मुद्दा बता रहा है तो कोई आर्ट फिल्म थोड़ी चल रही है वहाँ सर, कि सेलेक्टेड क्राउड बैठेगा या फिर जो लोग बैठे हैं उनको आनंद नहीं आएगा। आनंद क्या वो सलीम जावेद मार का डायलॉग से आएगा कि डबल सेट मैं तो आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता? ऐसा मत करिए सर, डेमोक्रेसी को इस तरह की फिल्म मत बनाइए। कुणाल जी, आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया इस पर। जी जी। देखिए, बड़ी अच्छी बात शरद जी आपने कही, क्योंकि इस देश के अंदर मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री भी देखे हैं जिन्होंने इस देश में हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और 100% उसमें काम की बात हुआ करती थी। वो भाषण देते थे तो अपने काम की बात कहा करते थे, अपने काम की बातों को करा करते थे। और आज जो देश में प्रधानमंत्री बैठे वो कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, मूल मुद्दों के ऊपर ना तो राजनीतिक बात करते, ना किसी के ऊपर बात करते, और कहीं ना कहीं इधर घृणा और नफरत की बात से इस देश की राजनीति को शुरू करने की कोशिश कर। यहीं आप मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे कि कमलनाथ जी जैसे नेता जो हर सभा के अंदर क्या युवाओं को चाहिए, युवा चाहता क्या है, उनको किन चीजों से नफरत है युवाओं को, उस चीज की प्रेरणा देते हैं। और हमने क्या किया, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया, क्या हमने पेंशन बढ़ाने का काम किया, क्या हमारी आगे की योजना थी, कितने 2-2 लाख तक का, किन कालातीत किसानों का, रेगुलर वालों का 1 लाख तक का, और आगे क्या करने वाले हैं। इन्हीं मुद्दों के ऊपर पूरी संजीदगी के साथ आप बात करते, कभी आप उनकी सभा को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कवर करिएगा। एक मर्यादित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी और कमलनाथ जी ने इस प्रदेश में सबसे अनुभवी नेता के रूप में, और जो सरकार भी चलाई उसमें भी आपने देखा होगा कि वो सुबह से लेकर शाम तक वहां पे बैठ के अपना काम करते थे और बेहतर रूप से कैसे शासन चलाया जाए, टिफिन लेके निकल के कहीं भी जाके इधर उधर की बात करने में कभी वो विश्वास नहीं रखते थे। इस बात के ऊपर जनता भी ध्यान दे रही है और जनता इस बात को ध्यान देते हुए इस चुनाव में भी सही करेगी कि जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल किया, खरीदे हुए जनादेश की सरकार बनाई, जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटका के इधर उधर की बात करने का जो काम करते, उन्हें जनता इस बार सबक सिखाएगी। और आप देखेंगे कि 28 की 28 सीटों पर अप्रत्याशित नतीजे आएंगे और कांग्रेस पार्टी 28 की 28 सीटें जीतेगी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी। नहीं, मुझे लगा था सूरज जी कि आपने बहुत अच्छे से विषय को रखा, उसके बाद शर्मा जी ने भी उसको एक अच्छा सा, मतलब जो बुनियाद रखी थी उस पर, एक ऊपर ज़मीन के ऊपर का क्या होता है स्लैब वो लेकर लाए,
और फिर लेकिन झोपड़ी तान दी अपने कुणाल जी ने फिर से उसके ऊपर, ये विषय तो किनारे रह गया। और पर उन्होंने राजनीतिक जो उनका तरीका होता है तो एक और बल्कि और आपको भी सुझाव दे दिया कि कभी कभी कवर कर लिया करो उनको ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि 15 महीने में आपने कभी कवर नहीं किया होगा कमलनाथ जी को, या उनके पूरे जीवन काल में आपने भी किया होगा। तो ये एक डाइकोटॉमी है। देखिए क्या है शरद जी, आप कुछ भी कहें, यदि राजनेता भाई आपके साथ अभी अपने पैनल पे ही वो सुनने को ही नहीं तैयार है उस विषय को, आप ऊधो की करोगे वो माधो की बात शुरू कर देंगे, तो इसमें क्या किया जाए आप बताइए। और जो दर्शक सुन रहे हैं वो क्या समझते नहीं है इस बात को कि बार बार आप जो बात रख रहे हैं वो ये बात रख रहे हैं कि दलों का काम है कि जनता के विषयों पर मर्यादित तरीके से चर्चा हो, और हो भी सकती है कि भाई जैसे उनने बोला माफ़ किया, हमने कहा नहीं किया भाई, हमने दिखा दिए सारे अकाउंट उठा के कि खाली प्रमाण पत्र बांटे गए। अब वो प्रमाण पत्र बांटते हैं और वही शिवराज जी ने 4500 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचा दिए। तो खाते में पहुंचाना और प्रमाण पत्र बांटने का अंतर जनता करेगी। तो मुझे लगता है कि ये बातें मर्यादित तरीके से भी रखी जा सकती है। आपने बिल्कुल सही इस विषय को उठाया, और मैं तो बल्कि कहूँगा कि मीडिया की बहुतायत होने से तो राजनीति के जो ऐसे रंग थे, जो बदरंग थे शरद जी, वो अब जनता को समझ में आने लग गए हैं। और जो पिछले 30 वर्षों में मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ा शरद जी, मैं तो कांग्रेस का किनारे होना का बड़ा कारण देखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया कोई कांग्रेस का विरोधी है, क्योंकि वहीं एक और आपने देखा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को आप लोगों ने वैसा ही कवर किया, या अमरिंदर सिंह जी को भी किया। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में जो ठीक लोग हैं उनको कोई मीडिया ने इग्नोर किया। लेकिन आप देखेंगे कि आज 125 साल पुरानी पार्टी जो जिस अंदाज में जहाँ पर चली वहाँ पर उस अंदाज में शरद जी पहुँच गई। और हम सब जानते हैं, जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं और बैठे हैं, कि राहुल गांधी और उनकी बहन जी और उनकी माता जी अथक परिश्रम कर रहे हैं कि वो कैसे सत्ता में आ जाएं। फिर सुनिएगा, मतलब खुशमत हो जाइएगा, कुरानी अथक परिश्रम से सत्ता में आने का कर रहे हैं। तो बेहतर यह है कि उस सत्ता की चाबी जिस जनता के पास है, उनके बिंदुओं पर जो शरद जी इशारा कर रहे हैं, यदि कांग्रेस काम करती तो अमेठी आप नहीं हारते, आपको केरल नहीं जाना पड़ता। अमेठी आप कभी सोचिएगा, रायबरेली अमेठी कांग्रेस की नाक की तरह रही है राजनीति में, चुनावी राजनीति में। तो मुझे लगता है जब आप वो भी छोड़ देते हो तो अब आपको समझना चाहिए जनता क्या संदेश देना चाहती है। यहाँ से शरद जी सिल्वर लाइन शुरू होती है कि बड़े बड़े कद के लोग जो इस अहंकार में होते हैं कि ये देश मेरा है, अरे तू ये तू वो क्या करेगा तू, इस भाषा को भी हमने देखा। मैं नहीं जानना चाहता किसने इस भाषा का प्रयोग किसके लिए किया शरद जी, लेकिन वो जमींदोज हो गया, जमींदोज हो गया। इस देश में इमरजेंसी जिसने लगाई, आज सोचिए 30-35 साल से वो पार्टी कितने संघर्ष में है। और आप मान के चलिए कि सर्वदलीय व्यवस्था में एक दल के रूप में नहीं आ पाए वो। आज नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नहीं चुन पा रही है। तो हमें सबक लेना चाहिए कि जब इतनी पुरानी पार्टी का ये हाल हो सकता है तो ये दोनों दलों के लिए एक बड़ा जनता का संदेश है। ऐसा नहीं कि जनता मौन रहती है शरद जी। सुशील जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अहंकार की भाषा किसी को पसंद नहीं आती है। अहंकार में डूबी हुई बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाव भंगिमा किसी को भी रास नहीं आती है। और राजनीति में भी कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, आप राजनीतिक दलों में ये मत नेम्ड कीजिए कि ये जिम्मेदार ये, लेकिन जिसने भी इस शैली को अख्तियार किया, चला वही है जो जनता के मन में रहा है और जनता से जुड़ा रहा है। वही राजनेता और वही राजनीतिक दल लंबी यात्रा तय करता रहा है सफलता के साथ। आखिर ये जो भाषा है, ये भाषा भी अहंकार की भाषा है जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद और नीचे आप जाते हैं तो फिर सर्प, बिच्छू, कंस, शकुनी, मंथरा, केकेई, नाना प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं जो सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब इनसे हंसी ठहाके तो जरूर लगते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि मुद्दों का दबाव राजनेता अपने ऊपर महसूस क्यों नहीं करते हैं। जनता से हम कितनी अपेक्षा करेंगे। एक ट्राइबल डोमिनेटेड, मैं नहीं कहता कि एक आदिवासी बहुल दूर दराज का इलाका
वहां के लोगों में विजडम नहीं है, बिल्कुल है, तभी वो अपना सक्षम कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन चुनते हैं। लेकिन फिर भी उनकी सरलता, उनकी सादगी, या वो ऐसी चीजों को इग्नोर करते हैं, इसको राजनेता तो इग्नोर ना करे। नहीं शरद जी, पहली बात तो ये है कि आप देखिए जो भी सभाएं होती है या रैलियां होती हैं, उसमें मुझे लगता है जनता ने तो आना बहुत पहले से छोड़ दिया है, और नेताओं की इन्हीं वजहों से कि मुद्दों पे बात नहीं करते, इधर उधर की बातें करते। तो जो लोग होते हैं वो नेता के समर्थक होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता तो उत्साहित तभी होगा, उसे मुद्दों से क्या लेना देना, वो तो नेता की भी हकीकत जानता है और अपनी पार्टी की भी हकीकत जानता है। तो उनको इस तरीके की बातों से उनमें उत्साह भरा जाता है, वो उत्साह के लिए करते हैं। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर चलिए एक बार को मान भी लीजिए कि दोनों ही पार्टियों में अनुशासन समिति है, ये नेता बीजेपी का नेता यदि बीजेपी के नेता के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा तो अनुशासन समिति तुरंत एक्टिव हो जाएगी। बीजेपी कांग्रेस का नेता कांग्रेस के नेता के खिलाफ कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेगा तो तुरंत जो है अनुशासन समिति एक्टिव हो जाएगी। लेकिन जब बीजेपी का नेता कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस का नेता बीजेपी के नेता को यदि कुछ कहेगा तो कोई अनुशासन समिति का मामला नहीं बनता। कितनी हैरानी वाली बात है, आप कोई बीजेपी का नेता किसी दूसरे बीजेपी के नेता को कुछ कहते तो कह के तो देखे अमर्यादित भाषा में, आप देखिए हाल अनुशासन समिति वो हो जाएगी। तो ये भी बड़ी विडंबना है। मतलब आप अपने नेता के प्रति वो बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन आपके विरोधी दल के नेता के प्रति बोला जाएगा तो पूरी पार्टी को बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी महसूस होती है कि आपने एक नया शब्द दिया, आपने एक नई बात कही। जी जी, मैं छोटे से दो दृष्टांत लेके जिनका अक्सर मैं जिक्र करता हूं, कुणाल जी और डॉक्टर वाजपेयी की तरफ आऊंगा। आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा कि आखिर आप सियासतदान हैं, राजनेता हैं, तो क्या हर चीज में राजनीति जरूरी है? कभी कभी इसे आपके एंसेस्टर्स, आज भी आप दोनों की भी मैं बात करूं तो क्या आप हर चीज को राजनीति के नजरिए से देखते हैं? बाबूलाल गौर जी ने एक मुझे दृष्टांत सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा कि 1955 के आसपास नागपुर में एक श्रमिक सम्मेलन में वो गए जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी भी थे। वो अपनी आरएसएस की वेशभूषा में, नागपुर में ये कार्यक्रम था, वो पानी पिलाने का काम मंच के सामने कर रहे थे। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर दौड़कर आते हैं, कहते हैं तुम संघ की वेशभूषा में क्यों आ गए? नेहरू जी मंच से ये देख लेते हैं और उस नेता को झिड़कते हैं और कहते हैं वो अपनी रीति नीति, अपनी विचारधारा के अनुरूप वेशभूषा में है, तुमको क्या आपत्ति है, उसको काम करने दो। अटल जी से जब पूछा गया कि आपकी मित्रता तो बड़ी गहरी है नरसिम्हा राव जी से, तो उन्होंने कहा पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता, ये मेरा अधिकार है। कुणाल जी, हर चीज में राजनीति जरूरी है क्या? हर मुद्दे पर यह कहना जरूरी है कि आपके यहां ये खराब, ये खराब, ये खराब? हाँ, जब लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, वहां जरूर बात कहिए। लेकिन हितेश वाजपेयी कुणाल जी की तारीफ कर सकते हैं, कुणाल जी वाजपेयी जी की भी तारीफ कर सकते हैं। आखिर क्या राजनीति इतनी हमारे डीएनए में चली गई है कि हर चीज में खराब खराब खराब? एक दूसरे की बात कर रहा हूं मैं। जी सर, एक युवा राजनेता है, भविष्य की बहुत उम्मीदें हैं कुणाल जी आपसे, इसलिए ये सवाल है सर। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और हमेशा यही बात होना चाहिए कि जो मुद्दों पे बात करें उनका, कि एक चुनाव हारने जीतने पे अगर आप तय कर देंगे तो अटल जी भी जैसे नेता का आपने जिक्र किया वो भी चुनाव हारे, तो इसका मतलब नहीं कि उनका राजनीतिक चीजें, और जो बात मुद्दों की है, राहुल जी पे इन्होंने बात करी तो सही बात है। इस देश में अभी मूल मुद्दों पे अगर कर रहे हैं, चाहे किसानों के हक और अधिकार के लड़ने की बात कर रहा हूं, चाहे कोविड के ऊपर सुझाव देने की बात कर रहा हूं, चाहे इस देश के इकोनॉमिकल मॉडल के ऊपर बात कर रहे हैं या रोजगार के ऊपर बात करें, उन चुनौतियों को बताना और चुनौतियों को कैसे निपटना है, इस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी इस देश में बात भी कर रहे हैं। पर उन बातों का जो माखोल उड़ाने की कोशिश करें और जो असत्य की बातें जो लगातार चल रही है, अब ये कर्जा माफी पे सदन में जवाब देते हैं कि 11,600 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, मीडिया पे आके अलग बयानबाजी करते हैं। खुद कृषि मंत्री कहते हैं कई जगह कि हाँ कर्जा माफ हुआ पर पूरा नहीं हो पाया। पर इन असत्य चीजों को रोकने के लिए हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी। अब ये बेटियों की शादी के कहते हैं, मैं खुद एक विधायक हूं, मेरे 4 सम्मेलन कराए, 3 सम्मेलन के 51 हजार रुपए सारे सम्मेलनों के, एक के नहीं आ पाए तो बोले एक भी रुपया आज तक आया हो तो बता दो। अंत्येष्टि सहायता के पैसे आए, लोगों को मृत्यु के आए। पर उन चीजों को असत्य बता के अपनी चीजों को थोपने का अगर काम करेंगे तो हमें अपनी बात
बात और अपने हक और अधिकार की बात रखनी पड़ेगी। मैंने आपसे क्या कहा, मनमोहन सिंह जी का इसीलिए जिक्र किया कि उनसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में किसी ने नहीं ली होगी, पर उन्होंने जो बात कही उस बात को हमेशा इग्नोर करा गया। जो इधर बात करते हैं, जो चाहे काम की हो या नहीं हो, मन की बात करेंगे, इधर दिल की बात करेंगे, पर काम की बातों से जो मुद्दों की बातें हैं, वो इस देश के कई प्रधानमंत्रियों ने कई चीजों को बात करी और उन मुद्दों को बात करना चाहिए और मुद्दों पे ही राजनीति आधारित होगी, तभी इस देश का भविष्य होगा। और क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है कि आप ये जवाब दो, आपने ये नहीं करा, सिर्फ असत्य बातों से चीजें नहीं चलती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की अभी जो स्थिति है, आज भी अभी भी चैनल पे इन्होंने बोला कि कर्जा माफ नहीं हो, मुझे दुख होता है क्योंकि मेरे यहां कर्जा माफ हुआ। मैं उस दिन किसानों को लेके आया, किसानों ने बोला हमारे खातों में पैसे आए, अब उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बातों का दुख तो होगा। बेटियों की शादी की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, 600 रुपए हर महीने पेंशन आती थी, माफिया के खिलाफ अभियान हुआ, शुद्ध का युद्ध हुआ, तो इन मुद्दों पे तो बात हमें करना और हमारा अधिकार है, और इनके ऊपर ये बात करें तो मुझे ज्यादा लगता है कि बेहतर होगा। जी जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए शरद जी, मैं फिर ये कह रहा हूँ कार्यक्रम के अंत में कि आप दोनों के प्रयास, मेरा तो छोड़ दीजिए, मेरे तो प्रतिस्पर्धी हैं, आपके सबके प्रयास के बावजूद भी मुद्दे पे नहीं बोले हो, उसके बाद भी वही बोलते रहे जो डिबेटेबल इश्यूज है, जो आज चर्चा का विषय ही नहीं है। ये कला जो नेता की हो गई है, आपके लिए मुद्दा ये जो कला नेता की हो गई है कि उसकी स्किन थिक हो गई है, उसकी चमड़ी मोटी हो गई है शरद जी, इससे कहीं ना कहीं जनता विमुख हो रही है। और मैं आपको सिल्वर लाइन बताना चाहूँगा जो आपका आज का मुद्दा है। देखिए, आप लोग दिखाते रहिए, क्योंकि साहब क्या होता है, पहले के दौर में 30 साल के पहले अखबार में साहब आप लोग छाप देते थे, बहुत कम चीज़ें जा पाती थी। अब 24 घंटे आदमी देखता है। भाई जैसे राहुल गांधी जी का वो कैसे गिरे, इस पर डिस्कशन हुआ, देखा, फुटेज हर एंगल से चले, किसी ने कैसे, लेकिन जनता ने तो देख लिया ना क्या हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा हाथरस को लेके सारा विषय रोज नया नया आ रहा है, जनता ने देख लिया। जनता ने आपने रखा कि राजस्थान में आज देश के सबसे ज़्यादा रेप के विक्टिम हैं, लेकिन भाई चूंकि वो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता वहाँ जाना नहीं है तो उन्होंने उसको नहीं चुना। तो जनता ने बहुत अच्छे से देख लिया कि ये सत्ता केंद्रित जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं जनता केंद्रित ना होने की वजह से उनके हित में नहीं है। और इसलिए शरद जी आप याद रखिएगा, मतलब आपको निराशा हो सकती है क्योंकि जनता सड़क पर अभिव्यक्त नहीं करती, जैसा शर्मा जी ने कहा, मैं उनकी बातों से बहुत सहमत हूँ कि अब वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में शायद उतना आगमन नहीं होता है, लेकिन जो जनता के बीच हैं वो समझ लेते हैं बहुत अच्छे से कि जनता किस ओर जा रही है। क्योंकि जब वो वोटिंग करने जाती है ना शरद जी, तो वो यहाँ से वोटिंग करती है, यहाँ से वोटिंग करती है। तो मैं उस जनता को आज सलाम करता हूँ, उस मीडिया को आज सलाम करता हूँ जो शरद जी हर एंगल से दिखाता है। कई बार हम उनके बोलने को ना सुने, लेकिन बहुत सारे फुटेजेस अपने आप में दिखा देते हैं कि सत्य क्या है। तो इसीलिए ठीक है, वो अपना कहते रहे कर्ज माफ़ी, लेकिन जनता मुस्कुरा देती, साहब उसका क्या करोगे। तो इसीलिए मुझे लगता है अकाउंट तो उसका है ना साहब, वो खेत पे हल लेके खड़ा है, तो वो जब तकलीफ से गुजर रहा है तो वो कैसे मान लेगा हम दोनों की बातों में, वो क्या अंतर नहीं कर सकता है कि उसके लिए कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है शरद जी, जनता को गरीब हो सकती है। उमा जी कहती थी, मेरे को उमा जी के शब्द आज भी याद है शरद जी। उमा जी वो नेता थी जो खड़ी हो जाती थी तो वहाँ 6-6 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते थे, हम लोग जब काफिले में चलते थे उनके। तो वो एक बात कहा करती थी कि गाँव का व्यक्ति गरीब होता है, आपको विपन्न दिखेगा, दरिद्र दिखेगा, बोलेगा नहीं, मूर्ख नहीं होता जनता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में जनार्दन आज भी जनता है, कल भी थी और परसों भी रहेगी। जी, और एक चीज़ हम भी विनम्रता से, धृष्टता करते हुए अपने अनुभव से आपको बताएं कि हम भी कम्युनिकेशन देखते हैं। जैसा आपने कहा डॉक्टर वाजपेयी की चमड़ी मोटी हो गई है राजनेताओं की, तो चमड़ी पत्रकारों की भी मोटी हो गई है, ऐसा भी मानने वालों की कमी नहीं है। और वो ये भी मानते हैं कि सच का आईना मीडिया भी अब नहीं बनता जैसा कभी बनता था। लेकिन फिर भी मैं ये धृष्टता कर रहा हूँ कि अगर आप अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ करके एक कोई बात कहते हैं तो लोगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छे राजनेता हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें और बेहतर कर लें तो और अच्छा होगा, तो लोगों में अच्छा मैसेज जाता है। अगर आप प्रधानमंत्री के बारे में कहें कि उनके एफर्ट्स को नरेंद्र मोदी जी के मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बधाई देता हूं कि वो चीन से और तमाम मुद्दों पर लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो ये चीजें और करें तो ये देश और तेजी से प्रगति करेगा, ये लोगों के दिल में जाएगा। और आपको लगता है कि अगर ये तू तकार की भाषा, इसका आप अधिक इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी निडरता को दिखाएगा या आपके दबंग एटीट्यूड को दिखाएगा, तो सर हम गलत जा रहे हैं। आज मेरे साथ संयोग से एक डॉक्टर बैठे हैं,
क्वालिफाइड चिकित्सक और एक इंजीनियर बैठे हैं कुणाल MSc जी। के पास आउट है। जी, और ये दोनों राजनेता अगर आकर इस भीड़ में वही भाषा बोलने लगेंगे सर, तो ये हम नष्ट कर देंगे। माफ कीजिएगा, डेमोक्रेसी को नहीं नष्ट करेंगे, लेकिन हम उस राजनीतिक संस्कृति को नष्ट कर देंगे जो इस देश में आजादी के पहले और आजादी के बाद रही है। कम से कम कुणाल चौधरी और डॉक्टर वाजपेयी को उस भाषा की तरफ अगर हम ले गए, और क्यों मोंटेक सिंह अहलूवालिया नहीं बोलते, क्यों मनमोहन सिंह नहीं बोलते, क्यों शास्त्री जी नहीं बोलते, क्यों वाजपेयी जी नहीं बोलते? एक कवि, एक चिकित्सक, एक अर्थशास्त्री अगर चुप है सर, तो इसके भाव को समझिए। इतना शोर है राजनीति में कि हमारे साथ जो दो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको लगता है या तो इस शोर का हिस्सा हो जाओ या चुप होकर किनारे बैठ जाओ। मत करिए सर, मत करिए। और जनता, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी है, मैं आप पर यह बोझ डाल रहा हूं, आप संभालिए इस जिम्मेदारी को। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।